हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का यंग इंडिया एकेडमी में। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को, जिसमें हम एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनरल अवेयरनेस से इकोनॉमिक सेक्शन को, तो हम उसको कवर करेंगे। सबसे पहले तो टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि क्या आते हैं उसमें। सिलेबस जो कि पूछा जाता है, और मिसलेनियस टॉपिक्स भी है कुछ जो कि इकोनॉमी के सेक्शन में ही आ जाते हैं, तो वो भी हम सारे कवर करेंगे। सबसे पहले किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले हमें सिलेबस का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें एक हमारे लिए एक पाथ होगी, हमें किस चीज़ पे चलना है, क्या हमें कवर करना है, किस से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें तो इंट्रो पता ही होना चाहिए कि वट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट आ गए इकोनॉमिक्स के। अगर कोई हिंदी में पढ़ रहा है तो हिंदी भी मैं साथ साथ लिखती जा रही हूँ। परिचय। दूसरा टॉपिक मनी एंड बैंकिंग, जिसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। जो स्टूडेंट्स कॉमर्स से हैं उन्हें फिर भी इसके यूज टू होंगे, इसको पढ़ रखा होगा। पर जो स्टूडेंट नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनका भी मैं ध्यान रख के चलूँगी कि उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आए। तो दूसरा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आरबीआई। आरबीआई के फंक्शंस क्या है, कैसे काम करता है आरबीआई, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। उसके बाद इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, जिसको महंगाई बोलते हैं, एंड डिफ्लेशन। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जिसको बोलते हैं। और प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। प्लानिंग कमीशन जिसको बोलते हैं योजना आयोग, और फाइनेंस कमीशन जिसको बोलते हैं वित्त आयोग। इसके अलावा नीति आयोग के बारे में। प्लानिंग कमीशन ही रिप्लेस होकर नीति आयोग बन चुका है अब। और उसके अलावा पढ़ेंगे हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। और इसके अलावा आपके जो टॉपिक आते हैं वो आते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग से। इकोनॉमिक प्लानिंग हो गई, 5 ईयर प्लान हो गए, पंचवर्षीय योजना। उसके अलावा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी। उसके अलावा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। और उसके अलावा बजट और वेलफेयर स्कीम्स। वेलफेयर स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट चलाती है, कल्याणकारी योजनाएं, इसके इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और उसके अलावा टैक्सेशन, कराधान, जीएसटी वगैरह इसमें सब इंक्लूड हो जाता है। और इसके अलावा एक होगा मिसलेनियस टॉपिक्स, इसके अंदर जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं इन सब के अलावा वो कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये टॉपिक्स हैं जो कि वाइडली इकोनॉमी के हमारे सेक्शन को कवर कर देंगे मोस्टली। ठीक है, बाकी सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, या फिर इसको बोलते हैं हम हिंदी में अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड होती है कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को
यूटिलाइज करते हैं अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कैसे हम अनलिमिटेड वॉन्ट्स को, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड है, उससे कैसे हम सेटिस्फाई करते हैं अपनी वॉन्ट्स को। जैसे हर किसी के घर में भी होता होगा, एक फिक्स्ड इनकम आती है मंथली, और वो हो गए रिसोर्सेज। रिसोर्सेज बेसिकली 4 टाइप के होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो जैसे आपकी मंथली इनकम आ रही है, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो अपने घर के खर्चे उठाने के लिए, अब कहाँ कहाँ उसको यूटिलाइज कर रहे हो। आप उसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम के लिए यूटिलाइज कर रहे हो, या फिर कुछ एंटरटेनमेंट पर्पज से यूज़ कर रहे हो, किस चीज़ को आप प्रायोरिटी दे रहे हो और किस चीज़ को बाद में यूज़ कर रहे हो। तो उन रिसोर्सेज को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें जिससे हमारी मैक्सिमम जो है सेटिस्फेक्शन मिल सके और हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स है वो पूरी हो सके। तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, जिसको हम ऐसे बोलते हैं पैसों से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो इकोनॉमिक्स में आएगी। ठीक है, और इसके अंदर अब क्या ब्रांचेस आती है इकोनॉमिक्स की, क्या क्या पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स में? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं व्यष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अब माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे जब हम किसी एक बंदे की बात करेंगे, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, जब व्यक्तिगत इकाइयों की बात करेंगे तो हम किस में बात करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जब भी हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की क्या डिमांड है, प्रोड्यूसर जो बना रहा है वो कितना सामान बनाए, कैसे बनाए, किस चीज के थ्रू बनाए, ये किस चीज में आती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। प्रोड्यूसर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, जब हम सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं तो किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद आता है जब इसके अंदर हम डिमांड की बात कर रहे हैं, लेबर की बात कर रहे हैं, सिंगल यूनिट की बात करेंगे तो आएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स हम की बात करेंगे हम? जैसे हो सकती है कितना सामान बनाए कि इकोनॉमी में पूरा हो जाए, हमें एक्स्ट्रा बचे ना हमारे पास सामान, कैसे बनाए, कौन सी तरीका यूज करके हम बनाए सामान कि जिससे कॉस्ट जो है, लागत जो है वो सबसे कम आए। ऐसी क्या हम यूज करें, तरीका कौन सा यूज करें जिससे हमारी लागत सबसे कम आए। तो वो सारी जितनी भी परेशानी है वो किस में आती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बोल देते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस। सबसे जरूरी कि कब बनाए सामान कि हमारा सबसे ज्यादा सामान बिके। ठीक है, तो ये सारी किस में आती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद आता है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमी। इसमें हम कौन सी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे? जैसे कि मैक्रो इकोनॉमी में जब हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, होल इकोनॉमी की जब हम बात करेंगे तो किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमी में। जब हम पूरे देश की बात करेंगे, जैसे कि इसमें अब दिक्कतें क्या क्या आ जाएंगी? जैसे पॉवर्टी है, गरीबी, पूरे देश की बात करेंगे, एक बंदे की गरीबी की बात नहीं करेंगे। पॉवर्टी की बात हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो गई, तो वो किस में आएगी? मैक्रो इकोनॉमी में। ठीक है, तो माइक्रो में कौन सी आती है? इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम, और मैक्रो में कौन सी आती है? पूरी इकोनॉमी की, पूरे देश की जो प्रॉब्लम है वो आती है मैक्रो इकोनॉमी में। तो जब हम छोटे लेवल पे पढ़ेंगे तो आएगी माइक्रो इकोनॉमी, और जब बड़े लेवल पे पढ़ेंगे तो आएगी मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ डिफरेंस ही पता होना बहुत बहुत है तुम्हारे लिए, कि मतलब अगर तुम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारे लिए सिर्फ डिफरेंस ही बहुत है। अगर तुम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो बस डिफरेंस बहुत है। ठीक है, कुछ ज्यादा इसमें पढ़ने की नीड नहीं है। सिर्फ इकोनॉमिक का क्या मतलब है, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, और माइक्रो और मैक्रो में क्या छोटा सा एक मेजर सा डिफरेंस है, तो ये आ जाता है सारा आपका इकोनॉमिक्स के अंदर। ये बेसिक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस ये जनरल नॉलेज के लिए कि तुम्हें पता ही होना चाहिए जनरली। ठीक है, आज जिसका जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे फर्स्ट टॉपिक, तो वो हम कर रहे हैं बैंक को स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं बैंक। बैंक क्या होता है, कैसे काम करता है? ठीक है,
तो बैंक को हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में। आज इसी को ही कवर करेंगे। तो बैंक, पहली बात तो बैंक होता क्या है और क्या करता है। तो बैंक एक ऐसी संस्था है, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लेंड मनी टू द पब्लिक। ठीक है, पब्लिक की बात हो रही है, जनता की। ऐसी संस्था जो जनता के जमा को स्वीकार करे और उन्हें ऋण दे। ठीक है, बैंक इज अ इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट, जमा को स्वीकार करता है, विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन टू द पब्लिक। तो यहाँ पे पब्लिक की बात होगी जो हमारे हमारे लोन को एक्सेप्ट, लोन हमें दे और हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करे, वो एक बैंक है। बहुत ही सिंपल था, ये तो सबको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात आती है डिपॉजिट की। डिपॉजिट जमा करते हैं जब हम अपने पूंजी को, अपने पैसे को जब हम जमा करते हैं तो किस में करते हैं? एक इंस्टीट्यूशन में जिसको बैंक बोलते हैं। अब डिपॉजिट भी दो टाइप के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। अब इनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनका क्या मतलब होगा। डिमांड डिपॉजिट मतलब जब आप डिमांड करो और आपको अपने पैसे मिल जाए, जो कि आपके सेविंग अकाउंट्स में भी होता है। और टर्म डिपॉजिट यानी कि जो फिक्स्ड टाइम के लिए है, जिनका फिक्स्ड टेन्योर है। ठीक है, जैसे कि 5 ईयर्स के लिए आपने डिपॉजिट कर दिया, 2 ईयर्स के लिए आपने डिपॉजिट कर दिया, तो वो किस में आएगा? टर्म डिपॉजिट में, जिसमें एफडी आ जाती है, आरडी आ जाती है, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट। तो ये किस में आ जाएंगे? टर्म डिपॉजिट में। ठीक है, तो बैंक का मतलब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को और लोन प्रोवाइड करता है, तो वो आ जाएगा बैंक का मतलब। और पब्लिक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि पब्लिक के डिपॉजिट जो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, जनता के। और डिपॉजिट के दो टाइप होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा बेसिक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जिसमें है हिस्ट्री ऑफ बैंक। हिस्ट्री ऑफ बैंक, बैंक का इतिहास। ठीक है, इतिहास। इसमें क्या आता है? हिस्ट्री कि कहाँ से बैंक इवॉल्व हुए हैं, कहाँ से आए हैं, कब पहला बैंक कब आया, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। ठीक है, और बात करते हैं इसमें हिस्ट्री ऑफ बैंक के बारे में कि बैंक कैसे बने। तो एक तो हो गया वर्ल्ड लेवल पे और एक हो गया इंडिया के लेवल पे। वर्ल्ड लेवल पे और एक इंडिया के लेवल पे, या नेशनल लेवल भी बोल सकते हो आप। वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहला बैंक, मॉडर्न बैंक जिसको बोलते हैं, कब बना था और कहाँ बना था? मॉडर्न मॉडर्न बैंक या फिर जिसको बोलेंगे आधुनिक बैंक की शुरुआत कब हुई थी? 1157 में, 1157 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। और क्या नाम था? बैंक ऑफ वेनिस नाम था इसका, बैंक ऑफ वेनिस। वेरी फर्स्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड, बैंक ऑफ वेनिस कहाँ पे था? इटली में। और कब शुरू हुआ था? 1157 में। उसके बाद जो आया था 1401 में आया था, क्या आया था? बैंक ऑफ बार्सिलोना। बैंक ऑफ बार्सिलोना। उसके बाद क्या आया था 1407 में? बैंक ऑफ जिनेवा। उसके बाद 1694 के अराउंड, 1694 में आया था बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो ये तो हो गई वर्ल्ड के लेवल पे बात। तुमसे अगर क्वेश्चन आता है तो आता है कि फर्स्ट एवर बैंक कौन सा था? मॉडर्न बैंक, आधुनिक बैंक की शुरुआत कब हुई थी? बैंक ऑफ वेनिस के नाम से कब हुई थी? 1157 में। तो ऐसे ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि बिल्कुल ही हिस्ट्री पे भी बेस्ड है थोड़े से, तो याद होने चाहिए, तुम्हारे दिमाग में बैठे होनी चाहिए, ये बेसिक सी चीजें। ठीक है, इंडिया की बात करें अगर हम, इंडिया में सबसे पहला बैंक जो है 1770 में शुरू हुआ था। 1770 में, जिसको बोलते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, सबसे पहला बैंक।
और एक ये प्राइवेट सेक्टर बैंक था, ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि कब शुरू हुआ था? 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहाँ पे था? कोलकाता में। सबसे पहला इंडिया का बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कोलकाता में था। और उसके बाद ये बैंक जल्दी बंद हो गया था क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो इतना नहीं चल पाया था। उसके बाद जो असली बैंकिंग की शुरुआत हुई, बैंक की शुरुआत हुई, वो ही 1806 से। किसने करी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम तुम्हें अच्छे से याद ही होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और क्या लाए थे ये? 3 प्रेसिडेंसी बैंक लाए थे, 3 प्रेसिडेंसी बैंक। 3 प्रेसिडेंसी बैंक लाए थे, जिसमें अ, तीन क्या क्या नाम थे और कब कब आए थे? सबसे पहला बैंक आया था 1806 में। अ, सबसे पहला आया था 1806 में। 3 प्रेसिडेंसीज में, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। 1806 में, 1840 में, और अगला आया था 1843 में। क्या क्या नाम बताइए? 3 प्रेसिडेंसीज में आए थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। कब हुई थी? 1806 में, 1840 में और 1843 में। किसने करी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, तो ये सब याद रखना कि एक तो सबसे फर्स्ट बैंक कब था? 1770 में। क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कहाँ पे था? कोलकाता में। और 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो कि इस ईयर में एस्टेब्लिश हुए थे, तो इनका बस नाम याद कर लो, वो भी बहुत है। और थोड़ा सा ईयर का भी अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड आया था। जब ये तीनों बैंक को मर्ज कर दिया। इन तीनों बैंक को मर्ज कर दिया था इन द ईयर 1921। 28 जनवरी को इन तीनों बैंक को, 28 जनवरी 1921 में इन तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया, इनका विलय कर दिया गया। मर्ज, जिसको विलय करना बोलते हैं, और मिला के एक बैंक बना दिया इनको, जिसको बोलते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कैसे बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? इन तीनों को मर्ज करके। और कब बना? 28 जनवरी 1921 में। ठीक है, और उसके बाद इसी बैंक का नाम बदल के 1 जुलाई 1955 को, इसी बैंक का नाम बदल के 1 जुलाई 1955 को एसबीआई रख दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आज के टाइम में सबसे बड़ा बैंक है। पूरी इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक बैंक है एसबीआई इंडिया में। ठीक है, तो ये कैसे बना था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही नाम बदल के 1955 में एसबीआई रख दिया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर ही होगा। नहीं है क्लियर तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शंस में, और कोई भी डाउट हो तो भी पूछ सकते हो। अभी तक तो वैसे इतना कुछ चल नहीं रहा है, बिल्कुल ही बेसिक सा, बिल्कुल ही बेसिक फैक्ट बेस्ड ही चल रहा है कि बेसिक बिल्कुल फर्स्ट एवर बैंक कब स्टार्ट हुआ, कैसे बने। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट थोड़ा सा माना जाता है, 1925 और 26 के आसपास क्या हुआ? कमीशन आई, एक तो रॉयल कमीशन और एक यंग हिल्टन कमीशन। इनके नाम अब याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्होंने ही सेंट्रल बैंक की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, स्थापना के लिए रिकमेंडेशन दी थी। क्या नाम बोले मैंने? रॉयल कमीशन। एक तो थी रॉयल कमीशन और एक थी यंग हिल्टन कमीशन। यंग
हिल्टन कमीशन। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी? इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि हमारे देश में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक एक हमारे देश में होना चाहिए। किसने दी थी? रॉयल कमीशन ने या यंग हिल्टन कमीशन ने। ठीक है, एक रिकमेंडेशन दी थी, सिर्फ रिकमेंडेशन, उनकी बात नहीं मानी थी तब तक तो। उसके बाद 1930 में क्या हुआ? 1930 में एक रिपोर्ट आती है, उसमें क्या कहते हैं? उसमें भी सेम ही यही चीज कहते हैं कि क्या करो, सेंट्रल बैंक को एस्टेब्लिश करो और एक बैंकिंग एक्ट भी पास करो, बैंकिंग एक्ट की जिसके अंदर सारे बैंक काम करें, जिसके थ्रू सारे बैंक काम करें, ठीक है, जिसके अंडर काम करें, जैसा उसमें एक्ट में लिखा है वही वही रूल्स और रेगुलेशंस को सारा बैंकिंग सिस्टम, एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री फॉलो करे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। वो रिपोर्ट आई थी, कब आई थी? 1930 में। कौन लाया था रिपोर्ट को? कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल बैंकिंग इन्वेस्टिगेशन कमिटी। क्या है कमिटी का नाम? कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल बैंकिंग इन्वेस्टिगेशन कमिटी। कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल बैंकिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कमिटी, इन्वेस्टिगेशन कमिटी, इन्वेस्टिगेशन कमिटी। तो इस कमिटी का नाम याद रख लेना, कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल बैंकिंग इन्वेस्टिगेशन कमिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। तो इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1930 में। क्या रिपोर्ट दी थी? कि एक तो एस्टेब्लिश करो सेंट्रल बैंक, वही सेम जो 1926 में रॉयल कमीशन ने कहा था, तो इन्होंने भी सेम ही चीज कही कि सेंट्रल बैंक को एस्टेब्लिश करो एक तो, और उसके साथ साथ एक बैंकिंग एक्ट भी पास करो। तो इनकी बात को मानते हुए, इन्हीं की बात को मानते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? एक एक्ट पास किया। कब? 1934 में आरबीआई एक्ट पास किया, आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, एक्ट तो है 1934, लेकिन एस्टेब्लिश कब हुआ आरबीआई? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश हुआ आरबीआई। ठीक है, इन्हीं की बात मानी तो 1934 में तो एक इन्होंने क्या किया? आरबीआई एक्ट पास किया। एक्ट का ईयर जरूर याद रखना, आरबीआई एक्ट 1934। और उसके साथ साथ एस्टेब्लिश कब हुआ? 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को वो एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद 1949 में बैंकिंग एक्ट पास किया, जिसका नाम था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसको याद रखना, इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो कब पास हुआ था। तो ऑप्शंस में वही बहुत सारे 4 वो दिए हुए थे ईयर के नाम। तो कौन सा ईयर है? 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है पास हुआ 1949 में। तो इस बात का ध्यान रखना। कुछ कुछ चीजें ये ही इंपॉर्टेंट है, बस ये सारी हिस्ट्री चलती आ रही है इवोल्यूशन की, बैंक कैसे इवॉल्व हुए सबसे फर्स्ट बैंक से लेके अब तक। ठीक है, और ये एक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, बैंक आरबीआई एक्ट और एक ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, उसके बाद 3 बैंक का और ध्यान रखना है, बीच में ही आए हैं ये, मतलब 1865 में, 1881 में और 1894 में। इनके सिर्फ ऐसे ही बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो 1865 में हुआ कौन सा बैंक एस्टेब्लिश हुआ? इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक या इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक एस्टेब्लिश हुआ 1865 में, इलाहाबाद बैंक। और उसके बाद 1881 में और एक 1894 में, 1881 में और एक 1894 में कौन से बैंक एस्टेब्लिश हुए थे? अवध बैंक और उसके बाद पीएनबी, अवध बैंक और उसके बाद पीएनबी, जिसको तुम आज भी जानते हो पंजाब नेशनल बैंक। कब कब स्टार्ट हुआ था? 1894 में।
अब अवध बैंक किस लिए जरूरी है? क्योंकि ये फर्स्ट एवर बैंक था जो इंडियंस चलाते थे, ठीक है। इससे पहले जितने भी बैंक थे वो बाहर के लोगों ने ही एस्टेब्लिश करे और चलाए हैं। ये फर्स्ट एवर बैंक है अवध बैंक, जो कि इंडिया के लोग रन करते थे। तो क्या लिखेंगे इसको? फर्स्ट बैंक रन बाय इंडिया। कौन सा था? फर्स्ट बैंक रन बाय इंडिया, अवध बैंक। और उसी के साथ साथ पीएनबी जो है, पंजाब नेशनल बैंक, वो भी फर्स्ट एवर बैंक ऑपरेटेड एंड रन बाय इंडिया, ठीक है। ऑपरेट भी, चला भी हाँ, इंडिया के लोग ही रहे थे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया बहुत ही बेसिक सा कि हिस्ट्री ऑफ बैंक, कि बैंक कैसे एस्टेब्लिश हुए वर्ल्ड लेवल पे भी और इंडिया के लेवल पे भी, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, जैसे कुछ कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अभी मैंने बताया। एक तो बैंकिंग एक्ट से, कि बैंकिंग एक्ट कब पास हुआ था। अब तुम्हें आरबीआई एक्ट का ही पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ तो ऐसा बेसिक क्वेश्चन भी आ जाता है कि फर्स्ट एवर बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, या फिर उसका क्या नाम था। तो तुम्हें मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है फर्स्ट एवर बैंक था, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1770 में, ठीक है। तो ये सब तुम्हें क्लियर है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बैंक का मतलब क्या होता है और बैंक की हिस्ट्री क्या थी, कि कैसे बैंक इवॉल्व हुए हमारे इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, ठीक है। ये तो हो गया बैंक का, बैंक की हिस्ट्री के बारे में। अब आते हैं, अभी हमने पढ़ा कि आरबीआई एक्ट जो है वो पास हुआ था 1934 में, और आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ? 1935 में। तो हम आरबीआई से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है आरबीआई, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक है इंडिया का, जो कि क्या करता है, अभी हम धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे। आरबीआई क्या करता है, कैसे हमारे पूरी इकोनॉमी की मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये सारा इसमें पढ़ेंगे। अभी मैंने बताया आरबीआई एस्टेब्लिश कब हुआ था, एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1935 में। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि एस्टेब्लिश कब हुआ था और एक्ट कब आया था। एक्ट 1934 में आया था, लेकिन एस्टेब्लिश 1935 में हुआ था, तो ये याद रखना। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय जिसको बोलते हैं। और इसका नेचर क्या है, कैसा है? आरबीआई जो है वो कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। नेचर या फिर इसकी प्रकृति कैसी है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इसके बारे में आप पॉलिटी में पढ़ेंगे कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे पॉलिटी के सेक्शन में। और इसका लोगो क्या है, लोगो चिन्ह कैसा है? तो बंगाल टाइगर एक तो, और एक पाम ट्री है। बंगाल टाइगर प्लस पाम ट्री इसके लोगो में आता है, ठीक है। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको पता होनी चाहिए कि आरबीआई क्या है और कब एस्टेब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है और कैसा लोगो है इसका, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि आरबीआई करता क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस, कार्य क्या है इसका, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, आगे देखते हैं। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई के क्या कार्य हैं, क्या क्या करता है आरबीआई। आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है। अब वही बात, जैसे बैंक का, बैंक की डेफिनेशन क्या थी कि बैंक जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और पब्लिक को लोन देता है। इसी तरीके से आरबीआई क्या है, वो बैंक के डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा और बैंक को ही लोन देगा, ठीक है। आरबीआई में पब्लिक डिपॉजिट नहीं होता, हम जैसे लोग जाके, हम पब्लिक जाके आरबीआई में डिपॉजिट नहीं कर सकते और ना ही उनसे लोन ले सकते। तो कौन लेगा उनसे लोन? बैंक, जो कि ऑलरेडी बैंक जो एस्टेब्लिश है, जिनको बोलते हैं कमर्शियल बैंक, जो जिसमें हमारे डिपॉजिट है, तो उनके डिपॉजिट कहाँ होंगे? आरबीआई में। तो आरबीआई की डेफिनेशन क्या हो गई कि आरबीआई इज एन इंस्टीट्यूशन या स्टेट्यूटरी बॉडी विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, बैंक से या गवर्नमेंट से, ठीक है। बैंक के या गवर्नमेंट के डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी और उन्हीं को ही लोन देगी,
ठीक है, तो वो क्या है, आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके फंक्शंस की बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंट है ये फंक्शंस, पता होने चाहिए। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ आरबीआई या जिसको बोलते हैं कार्य, कि क्या कार्य है उसके। ठीक है, तो उसके हिसाब मेन जो है दो दो उसमें पढ़ेंगे हम, या इससे पहले एक गवर्नर की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। गवर्नर, गवर्नर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसी साल, पिछले साल जो है, लास्ट ईयर गवर्नर जो है आरबीआई के चेंज हुए हैं। आई होप आप सब अवेयर होंगे इस चीज से। करंट अफेयर्स पढ़ा कीजिए, डेली न्यूज़पेपर रीड करो, उससे आपको काफी हेल्प होगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है गवर्नर, अब गवर्नर आरबीआई की बात कर रहे हैं हम, गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत सरकार किसको अपॉइंट करती है, गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर को कौन करता है, अ, भारत सरकार अपॉइंट करती है आरबीआई के गवर्नर को, अपॉइंटेड बाय, या उनकी नियुक्ति, नियुक्ति कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। ठीक है, और इनका टेन्योर कितने टाइम का होता है, कार्यशैली जिसको बोलते हैं, टेन्योर कितने टाइम का होता है, 3 इयर्स का टेन्योर होता है। अब इससे रिलेटेड जो मेन क्वेश्चन है वो क्या आते हैं, फर्स्ट एवर गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन था, करंट गवर्नर कौन है, तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, ये भी फैक्ट बेस्ड में ही आ जाता है। तो क्या है इसमें, इससे रिलेटेड फर्स्ट गवर्नर कौन था, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, उसके बाद फर्स्ट एवर गवर्नर थे हमारे ऑसबोर्न स्मिथ, ऑसबोर्न स्मिथ। अब 1935 में अगर एस्टेब्लिश हुआ है, तो उस टाइम पे तो हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, तो उस टाइम पे जो ये गवर्नर है ऑसबोर्न स्मिथ, तो ऑब्वियसली है कि इंडियन नहीं होगा। ठीक है, ऑसबोर्न, BORNE, ऑसबोर्न स्मिथ जो है वो गवर्नर थे आरबीआई के, फर्स्ट एवर गवर्नर। और उसके बाद सेकंड गवर्नर कौन थे, जेम्स बी टेलर, जेम्स बी टेलर, सेकंड गवर्नर ऑफ आरबीआई। थर्ड गवर्नर, अब जब थर्ड गवर्नर की बारी आई, तब इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था, और फर्स्ट एवर इंडियन गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। तो इस बारे में ध्यान रखना, फर्स्ट एवर इंडियन गवर्नर जो है वो थे सीडी देशमुख, और कौन से थे, थर्ड गवर्नर थे आरबीआई के। उसके बाद 25th गवर्नर पता होना चाहिए, और जो करंटली पोजीशन में है, करंटली गवर्नर, करंट गवर्नर जो है 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई, 26th गवर्नर है, और कौन है 25th, तो थे शक्ति कांता दास, शक्ति कांता दास। और उसके बाद जो करंटली एट प्रेजेंट गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा, जो कि लास्ट ईयर ही गवर्नर बने हैं। कौन बनाता है, संजय मल्होत्रा, कौन बना रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रही है 3 इयर्स के टेन्योर पे। ठीक है, और आपने देखा होगा अपने नोट जो होते हैं हमारे करेंसी, उस पे साइन होते हैं किसके, गवर्नर के, गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है नोट पे सिग्नेचर करते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए ये बेसिक सी चीज। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसे है आरबीआई का, ये बहुत ही ना अपने बस दिमाग में याद रखना कि कितने कितने नंबर है और क्या क्या है। ठीक है, तो कौन कैसा है स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो आता है आरबीआई का मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर, आरबीआई मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर, आरबीआई मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर। उसके बाद आता है मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर जिसको बोलते हैं प्रबंधन और निर्देशक, प्रबंधन और निर्देशक आरबीआई के। उसके बाद आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनकी संख्या है 20, मतलब इस बोर्ड में 20 मेंबर्स हैं। ठीक है, निर्देशक मंडल जिसको बोलेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें 20 मेंबर्स हैं टोटल। अब इस 20 मेंबर्स में क्या क्या है, इन 20 मेंबर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आरबीआई के मैनेजमेंट और डायरेक्टर है, उसके बाद आते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसमें 20 मेंबर्स हैं। 20 मेंबर्स कैसे कैसे हैं, एक तो है गवर्नर जो भी बताया,
गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एक ही गवर्नर होता है। उसके साथ है डेप्यूटी गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर जो कि 4 होते हैं आरबीआई में, ठीक है। उसके बाद डेप्यूटी गवर्नर के बाद होता है एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिसको बोलेंगे सरकारी अधिकारी। गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है एक, ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है एक, सरकारी अधिकारी जिसको बोलेंगे। एक गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, एक सरकारी अधिकारी जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर, और 10 होते हैं डायरेक्टर, 10 डायरेक्टर होते हैं जो कि वही नॉमिनेट कौन करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ही नॉमिनेट करती है। इसी के साथ साथ जो है डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडी होता है। डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडी कितने होते हैं, 4 लोकल बॉडी के डायरेक्टर होते हैं 4। डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडी कितने होते हैं, 4, जिसको बोलते हैं स्थानीय बोर्ड के निर्देशक। डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडी, डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडी कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसी के साथ ये टोटल 20 हो ही गए हैं शायद, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, हाँ तो 20। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक बोर्ड है जिसमें 20 मेंबर्स है टोटल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलते हैं निर्देशक मंडल, जिसमें 20 मेंबर हैं, और एक गवर्नर है, 4 डेप्यूटी गवर्नर है। गवर्नमेंट ऑफिसर एक है, डायरेक्टर 10 है, और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडी कितने हैं, 4 हैं। तो ये जो है स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ अब हम पढ़ते हैं ये आरबीआई क्या है, कब एस्टेब्लिश हुई, कि गवर्नर कौन है, कितने गवर्नर रह चुके हैं, फर्स्ट एवर इंडियन गवर्नर कौन था, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फंक्शंस अभी मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है, तो क्या करना है इसमें हमें, पहले तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई में 2 तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। कैसे, एज अ सेंट्रल बैंक, मतलब केंद्रीय बैंक के रूप में उसके कितने फंक्शन है, एज अ सेंट्रल बैंक क्या फंक्शन है उसके, और एज अ डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल फंक्शंस क्या है, विकासात्मक कार्य, एज डेवलपमेंट बॉडी उसके क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। केंद्रीय बैंक के रूप में क्या फंक्शंस हैं, और एज अ डेवलपमेंट बॉडी के रूप में क्या फंक्शन है, कि इंडिया की जो है पूरे नेशन की डेवलपमेंट कौन करता है, किसकी जिम्मेदारी है, आरबीआई की। डेवलपमेंट किस किस रूप में डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी है उनकी, कि हर एक, जितने भी व्यक्ति हैं इंडिया में, सबका बैंक अकाउंट हो, सब डिजिटली यूज कर सके बैंक अकाउंट। तो ये भी एक डेवलपमेंट का ही पार्ट हुआ। सबके हाथ में आजकल आजकल वैसे डेवलपमेंट काफी हो चुकी है, डिजिटाइजेशन काफी आ चुका है, हर कोई यूपीआई यूज कर रहा है हमारे इंडिया में, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब आरबीआई अच्छे से काम कर रहा है हमारे देश में। तो पहला बैंक, पहला फंक्शन एज अ सेंट्रल बैंक क्या है। अब अभी मैंने बोला कि गवर्नर के साइन होते हैं हर एक नोट पे, तो नोट कहाँ से आ रहे हैं, इशू कौन कर रहा है, आरबीआई, सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग नोट्स, इशूइंग नोट्स। नोट इशू करने की सबसे इकलौती एजेंसी कौन है, आरबीआई, जिसको बोलते हैं नोटों का निर्गम करना, नोटों की निर्गमना करना कौन करता है, आरबीआई करता है। उसके बाद गवर्नमेंट्स बैंक, अभी मैंने बोला एक डेफिनेशन में बताया था कि गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट को अगर डिपॉजिट करना है तो कहाँ करेगी, आरबीआई में, और गवर्नमेंट को अगर लोन लेना है तो कहाँ से लेगी, आरबीआई से, ठीक है। तो किसका बैंक है ये, सरकार का बैंक है। सरकार के जितने भी खाते हैं कौन संभालता है, आरबीआई संभालता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला फंक्शन सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग नोट्स, और दूसरा गवर्नमेंट्स बैंक। एक चीज और बोली थी मैंने कि जितने भी बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक जो पब्लिक के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनका भी अकाउंट कहाँ होता है, आरबीआई में, जिसको बोलेंगे बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक यानी कि जितने भी बैंक है, बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई, ठीक है। जितने भी बैंक है उनके डिपॉजिट्स कहाँ पे होते हैं, आरबीआई के अंदर, बैंकर्स बैंक, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है सुपरवाइजरी रोल, सुपरवाइजरी रोल।
इसके अंदर क्या होता है, जितने भी बैंक हैं सबके ऊपर नजर रखने का जो काम है वो किसका है, आरबीआई का, कि जितने भी बैंक है वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ऐसी उन लोगों को लोन तो नहीं दे रहे जो कि नहीं लौटा पाएंगे। तो एक सुपरविजन का जो रोल है वो कौन करता है, आरबीआई, सारे बैंक्स के ऊपर, जिसको बोलते हैं पर्यवेक्षी भूमिका। ठीक है, सुपरवाइजरी रोल किसका है, आरबीआई का। उसके अलावा इसका क्या फंक्शन है, फॉरेन रिजर्व को मैनेज करना, मैनेजिंग फॉरेन रिजर्व, फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व भी बोलते हैं जिसको, विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना कौन करता है, आरबीआई करता है, विदेशी विनिमय का नियंत्रण। ठीक है, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व। ठीक है, जितने भी फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं, आरबीआई के पास पड़े हुए हैं। कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन होती है तो आरबीआई कर लेते हैं। उसके बाद क्रेडिट कंट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है इंडिया में आरबीआई का, तो वो क्या है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट लिखो या क्रेडिट कंट्रोल ही लिख लो, सिंपल। क्रेडिट कंट्रोल करता है कौन करता है, आरबीआई करता है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या है, जैसे कभी भी इंडिया में ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही ज्यादा मनी सप्लाई हो, मनी सप्लाई बोल सकते हैं, मनी सप्लाई मतलब अब जैसे अगर उनके पास अधिकार है क्या करने का, करेंसी को इशू करने का, नोट इशू करने का, ठीक है, नोट जहां से आ रहे हैं आरबीआई से आ रहे हैं, तो अब वो उस सप्लाई को कंट्रोल करता है। कैसे, अब अब ऐसा नहीं कर सकता आरबीआई की बहुत ज्यादा अनगिनत अनगिनत नोट छाप दे, ठीक है, कि बस आंख बंद करके छापता रहे सब लोगों को बांट दी नोट, ऐसा नहीं कर सकता। उससे क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई आ जाएगी। या फिर ऐसा भी नहीं कर सकता कि बहुत कम छापे, कि अब बस छाप दिया अब 10 साल बाद छापेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकता। उससे क्या होगा कि ग्रोथ ही नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी पूरे कंट्री की, ठीक है, कि लोगों की जेब में पैसे ही नहीं होंगे। तो ऐसा एक कंट्रोल करके रखना, ऐसी मैनेजमेंट करनी कि कंट्रोल रहे, ना तो बहुत ज्यादा सप्लाई हो मनी की, क्रेडिट की बहुत ज्यादा हो, या ना ही बहुत कम हो, तो वो कंट्रोल करता है। कैसे करता है वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कैसे करता है, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे करता है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। मेन आज आप इसके सेंट्रल बैंक के फंक्शन ऑफ आरबीआई एज सेंट्रल बैंक क्या है, उसके बाद डेवलपमेंटल फंक्शंस क्या है। डेवलपमेंटल फंक्शंस जैसे कि वो विकास करने के लिए, पूरे इंडिया में भारत में विकास करने के लिए क्या काम कर रहा है वो, तो क्या कर रहा है एज अ डेवलपमेंटल फंक्शन, पहला फंक्शन क्या है कि वो ला रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब लाता कैसे है, वो बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाता है, फाइनेंशियल लिटरेसी, कि लोगों को पता हो कि उनके पैसे कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, उनका पैसा ऐसी किसी स्कैम में वेस्ट ना हो जाए। अभी तुम देख ही रहे हो कि जैसे तुम फोन करते हो किसी को, तो अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि आरबीआई के थ्रू कि हमें कोई भी फ्रॉड कॉल आए तो उसको ना उठाए, ये वो। तो ये क्या है, अवेयरनेस फैला रहे, अवेयरनेस, ठीक है, जागरूकता फैलाना कि हाँ कोई भी बंदा जो है वो ऐसे स्कैमर्स में ना फंसे। फाइनेंशियल लिटरेसी, उनको अपना पैसा कैसे यूज करना है, कहाँ अच्छे से लगाना है, उनका पैसा कहीं वेस्ट ना जाए या कोई स्कैम में उड़ ना जाए, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको बोलते हैं वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी वो लाता है, कौन लाता है, आरबीआई एज अ डेवलपमेंटल फंक्शन। अभी मैंने बोला क्या करता है वो, जागरूकता फैलाता है, यानी कि अवेयरनेस, अवेयरनेस कौन लाता है, आरबीआई। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता फैलाना, किसका काम है, आरबीआई का, अवेयरनेस। उसके अलावा क्या करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसको बोलते हैं वित्तीय समावेशन, समावेशन, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि इसका क्या मतलब है अब, कि जितने भी एरियाज हैं, चाहे वो रूरल एरियाज हो, बहुत ही ज्यादा रूरल एरियाज हो और अर्बन एरिया, मतलब हर एक कोना कोना जो है इंडिया का वो बैंक से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि पूरे इंडिया में, पूरे नेशन में क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके आना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एज अ डेवलपमेंट, उसका एक डेवलपमेंट फंक्शन है, क्या चीज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। अब
ये सारे आपको पता होने चाहिए। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन से कैसे डेवलपमेंट होती है? फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब सबका बैंक अकाउंट है, ठीक है। आजकल आप देख ही रहे हो कि हर एक सब्जी वाला तक, ठीक है, सब्जी वाले के पास भी आजकल एक यूपीआई है, ठीक है। हम उसको 10-20 रुपए भी देने हैं ना तो यूपीआई के थ्रू हम उसको दे सकते हैं। कैशलेस इकोनॉमी बन रही है, ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी बन रही है हमारी। तो वो क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही पार्ट है कि हर किसी के पास अपना अपना बैंक अकाउंट है, हर एक बंदा बैंक अकाउंट से लिंक है। अब अगर वो कुछ कुछ भी डिपॉजिट कर रहा है, कुछ भी डिपॉजिट कर रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? बैंक के पास। बैंक के बाद अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास जाएगा, और गवर्नमेंट उस पैसे को यूटिलाइज कर सकती है डेवलपमेंट के लिए। तो अल्टीमेटली अगर किसी का भी बैंक अकाउंट है तो वो इंडिया की डेवलपमेंट में अपना हिस्सा दे रहा है, ठीक है। और अगर कोई भी बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है तो लोन से भी क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। कैसे? अगर लोन मिल रहा है, ठीक है, लोन दे रहे हैं, किसी फार्मर को लोन मिलेगा, किसी नए स्टार्टअप को लोन मिलेगा, एमएसएमई को मिलेगा, कोई भी बड़ा हो छोटा हो, किसी को भी, बड़े बिजनेस हो छोटा बिजनेस हो, सबको क्या मिल रहा है? लोन मिल रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? डेवलपमेंट। लोन आएगा, लोन वाले पैसे कहाँ यूटिलाइज होंगे? एक बिजनेस स्टार्ट करने में। बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो बिजनेस ग्रो करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, कुछ भी होगा, तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट किसकी होगी? पूरी कंट्री की। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एज अ फंक्शन, कितने फंक्शन है आरबीआई के? कुछ सेंट्रल बैंक एज अ सेंट्रल बैंक फंक्शन है, केंद्रीय बैंक के रूप में फंक्शन है, और एक डेवलपमेंट फंक्शन है, विकासात्मक कार्य है, ठीक है। तो क्या फंक्शन है उसके? सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग नोट्स, गवर्नमेंट बैंक है, बैंकर्स बैंक है। गवर्नमेंट बैंक मतलब गवर्नमेंट का बैंक, ठीक है। गवर्नमेंट के जो अकाउंट होते हैं वो कहाँ होते हैं? अब गवर्नमेंट का अकाउंट जो होगा वो ऐसे नहीं होता एसबीआई में करवा ले, किसी भी कमर्शियल बैंक में, ठीक है। कहाँ रखते हैं गवर्नमेंट पैसा? डिपॉजिट कहाँ करती है? आरबीआई में करती है। और अगर लोन लेना है तो आरबीआई से। ऐसी बैंकर्स बैंक, जितने भी बैंक है, जितने भी बैंक है वो कहाँ डिपॉजिट करते हैं? आरबीआई में। और कहाँ से लोन लेते हैं? आरबीआई से, सुपरवाइजरी लोन। अब वही जो मैंने बताया कि अगर आपको लोन मिल रहा है कि 9% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दे रहा है, कौन? एसबीआई बैंक दे रहा है। तो कौन सेट कर रहा है वो लिमिट 9%? आरबीआई उनसे ले रहा है किसी लिमिट पे, और आगे वो हमें दे रहे हैं 9% पे, ठीक है। तो सुपरवाइजरी रोल के ध्यान रखता है कि फालतू लोन ना जाए किसी के पास। उसके साथ साथ फॉरेन रिजर्व को मैनेज करता है आरबीआई। और क्या करता है? क्रेडिट कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? क्रेडिट कंट्रोल करना, कि हमारी इकोनॉमी में फालतू पैसा ना आए और ना ही कमी हो पैसे की। और उसके साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी, अवेयरनेस और फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये तीन जो है डेवलपमेंटल फंक्शंस हैं किसके? आरबीआई के। एक और इसमें आप लिख सकते हो डिजिटाइजेशन ऑफ बैंक। डिजिटाइजेशन ऑफ बैंक, आजकल हर एक बैंक जो है डिजिटाइज हो चुका है। जैसे कि हर एक बैंक आप अपने फोन से सीधा चला सकते हो, कि मतलब फोन में आपके ऐप है, और जितनी भी बैंकिंग की फैसिलिटी है, ठीक है, आप फोन से कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी को पैसे भेजने हैं, आपको बैंक जाने की नीड नहीं है, आप फोन से ही कर सकते हो। एटीएम है, वो क्या है? डिजिटाइजेशन ऑफ बैंक का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए और पता होना चाहिए, मतलब के साथ इंपॉर्टेंस भी, कि क्या फंक्शन है और कैसे आरबीआई इनको कर रहा है, ठीक है। ये सारे आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। उसके साथ साथ हमने फंक्शंस पढ़ लिए, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई पढ़ लिया, गवर्नर पढ़ लिए, आरबीआई का मतलब पढ़ लिया, मनी एंड बैंकिंग में बैंकिंग के बारे में पढ़ लिया कि बैंक क्या होता है, कैसे काम करता है, और एक कमर्स सेंट्रल बैंक होता क्या है, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं, अगर डिफरेंस पता करना हो कि मतलब सेंट्रल बैंक है और एक कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक मतलब जो जिसमें हम पब्लिक के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, जो उसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंस है? अगर आपको लिखना हो कि क्या कमर्शियल बैंक करेंसी इशू करता है, नोट्स को इशू करता है? नहीं, लेकिन सेंट्रल बैंक करता है। पब्लिक के डिपॉजिट कौन एक्सेप्ट करता है? कमर्शियल बैंक। और बैंक के डिपॉजिट, पब्लिक के डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, आरबीआई नहीं करता पब्लिक के डिपॉजिट एक्सेप्ट, ठीक है।
तो ये आपको आज के लिए पढ़ना है। इसके अलावा जो हम अब पढ़ेंगे उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अभी बताया मैंने, एक मेजर फंक्शन है क्रेडिट को कंट्रोल करना, कि पूरी इकोनॉमी में जो क्रेडिट का कंट्रोल है वो कौन करता है, आरबीआई करता है, कि ना ज्यादा पैसे की ज्यादा और ना कमी हो। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या है उसके, कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बोल देते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और अगले हैं सेकंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो कैसे करता है, इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो आरबीआई है वो मनी की सप्लाई को, मॉनेटरी पॉलिसी भी बोल देते हैं इसको, क्रेडिट कंट्रोल के इंस्ट्रूमेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए कैसे कंट्रोल करता है क्रेडिट को। अब क्वांटिटेटिव में क्या आते हैं, सबसे पहले आता है रेपो रेट, रेपो रेट। अभी तुमने देखा होगा हाल ही में रेपो रेट जो है कम करते जा रहा है, आरबीआई जो है कम करता जा रहा है, तो क्यों कम कर रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आता है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच इज डन बाय आरबीआई। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, उसके साथ साथ क्वालिटेटिव में क्या आते हैं, मॉरल सुएजन, मॉरल सुएजन, कोटा। ठीक है, मॉरल सुएजन में क्या होता है, अब क्रेडिट को कंट्रोल करना है, ऐसा करना है कि बैंक जितने भी है वो फालतू लोन ना दे। हमें या तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, बहुत ही महंगाई हो रखी है, बहुत ही ज्यादा डिमांड है हर चीज की, या फिर हमें डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है कि कमी है, कोई कुछ खरीद ही ना रहा है, डिमांड की कमी है। ठीक है, या फिर हमें उसको कंट्रोल करना है। तो वो कैसे करता है, दो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव में बताएं रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब जो कॉमर्स के बैकग्राउंड से उनको तो ये अच्छे से पता होगा, फिर भी एक बार चलो उनकी रिवीजन हो जाएगी। और जो उनसे क्या बोलते हैं उनको, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, वो थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ेंगे कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या होता है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट इसको बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, और मॉरल सुएजन और कोटा। ठीक है, क्रेडिट कोटा जिसको बोलते हैं, क्रेडिट कोटा। इस इनके बारे में डिटेल में हम कल बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, कि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। हमें ये तो पता चल गया कि उसका काम क्या है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। ठीक है, लेकिन अब कैसे करता है, वो इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू करता है। तो हम इनके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इन सब को बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना। रिवीजन जो है हर एक एग्जाम की, कोई भी एग्जाम आपको करना हो ना, उसकी एक की क्या है, रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। बस अगर आपने जो सिलेबस है उसका पता कर लिया, पहले तो सबसे पहले तो सिलेबस ही पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, हमारी जो पाथ क्या है, हमारे रास्ता कैसा है। ठीक है, सिलेबस पता होना चाहिए, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, हर एक टॉपिक जो है उसका पढ़ा हुआ होना चाहिए आपको। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन। ठीक है, बार बार। अब आपको बहुत आसानी से ये ईयर्स जो है वो याद नहीं होते हैं, जितने भी ईयर्स हैं वो याद नहीं होते हैं। तो ये ईयर्स जितने भी ध्यान आराम आराम से जितनी बार रिवीजन करोगे ना, उतने बार अच्छे से आपको रिवाइज होते जाएंगे।
और ये इस सब्जेक्ट का नहीं, हर एक सब्जेक्ट का रूल है कि आपको रिवीजन करनी ही पड़ेगी। रिवीजन के साथ साथ आपको डेली के क्वेश्चंस भी देखने हैं कि प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया है और आपको वो क्वेश्चन आता है या नहीं आता। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी फिलहाल कि हो सकता है आपका क्वेश्चन आ जाए कि गवर्नर कौन है, रीसेंट गवर्नर बोल दे या फिर करंट मतलब 2024 में जो अपॉइंट हुआ है गवर्नर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए संजय मल्होत्रा जो कि 2024 में एज अ गवर्नर न्यू गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, और कौन सा गवर्नर है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, 26 गवर्नर ऑफ आरबीआई है कौन, संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट एवर गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ, इंडियन नहीं थे। फर्स्ट एवर इंडियन कौन थे, सीडी देशमुख। तो ये सारी जो है बहुत ही बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। अब कुछ को तो बहुत ही पहले जो है 10-15 साल पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते थे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, डैश इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आप क्या आंसर दोगे, जैसे क्वेश्चन आ रहा है डैश इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन आ गए ए सेबी, बी एसबीआई, सी पीएनबी या डी आरबीआई। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, शायद आई थिंक सो सबको आता होगा। बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन में आ जाए, कुछ भी आ जाएगा, तो आपको मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन आता होगा अब कि सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक भारत का कौन सा है, तो है आरबीआई। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। When was the Banking Regulation Act passed? When was the Banking Regulation Act passed? जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है अभी मैं हमने पढ़ा था, कब पास हुआ था, कब पास हुआ था? अगर 4 ईयर कुछ भी दे दें आपको, वैसे आपको ईयर ही याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे दे देंगे 1959, 1969, 1949, 1939। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन से ईयर में पास हुआ था, 1949 में। आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब एक्ट कौन सा था, आरबीआई एक्ट 1934। तो ये सब जो है बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है और बहुत ही ज्यादा रिवीजन करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। इकोनॉमी के सेक्शन से आपके ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 क्वेश्चन जनरल अवेयर में से इकोनॉमी के आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली बात, अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।